ओके, तो चलो हम लोग आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जैसे इसके पहले वाले वीडियो जो मैंने अपलोड करा हुआ है, जितनी भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं ये हिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री क्लास 12 से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होगी वो क्लास 12 सीबीएसई हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली वहाँ पे जा कर के आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके ठीक पहले हमने 2026 के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला जुला करके एक अच्छी सी पीडीएफ बनाई, जिसमें आपके आने जैसे एग्जाम्स में, सॉरी मतलब कहने का मतलब कि 2026 में बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हो सकते हैं आपके हिस्ट्री के, उसको मैंने असेंबल करा है। तो इस क्वेश्चन सेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो इस वाले हिस्ट्री आपके एग्जाम से जो क्वेश्चन आता है उसमें टोटल 5 सेक्शन 5 खंड होते हैं, ABCDE करके। तो उसमें जो सेक्शन ई है उसमें टोटल होते हैं 21 MCQ क्वेश्चंस। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट करा था इसकी जस्ट पहले वाले वीडियो में। आने के हमारा जो सेक्शन ए है बेसिकली वो बच्चों कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जितना हो सकता है, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरी जो स्टाइल है पढ़ाने की, उसमें मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है मैं वो सभी कराता हूँ। तो वो कराने के चक्कर में क्या होती है कि वीडियो थोड़ी लंबी खींच जाती है। तो जब ये वीडियो लंबी खींच जाती है तो चूँकि उसे अपलोड करना, एडिट करना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जो मेरा सिस्टम है उसको रेंडर करने थोड़ा उसे रेंडर कर पाना वीडियो को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को थोड़ा छोटा-छोटा बनाता हूँ, बेसिकली सेक्शन ए करके अलग, बी और सी अलग, डी ई अलग, ऐसे करके, या फिर जो भी हो एक वीडियो 45 मिनट्स 40 मिनट्स तक की होती है। तो हमने सेक्शन ए का जो है वो ऑलमोस्ट, जो हमारा सेक्शन ए था वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की जो वीडियो है वो बनी हुई है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कराया। आप ये सिर्फ 20 एमसीक्यू मत देखना, ये 20 एमसीक्यू के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, जिससे मिला करके आप टोटल 40 एमसीक्यू जो है वो बना सकते हो। तो आज हम लोग सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने बाकी के सभी दोस्तों में क्या करें, इसे शेयर करें। नेम ऑफ द चैनल साइंस स्टेशन, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, है ना, नेम ऑफ द चैनल साइंस ट्यूशन। और आप क्या करो, इन्हें सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और एक लाइक तो भाई ज़रूर देना, हमारी मेहनत को सैल्यूट करें। हाँ, खास करके हमारे झारखंड में क्या है ना कि एक न्यू स्कूल लॉन्च हुई है बेसिकली हाल फिलहाल के समय में हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, जहाँ पे उस स्कूल का नाम होता है सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। यहाँ पे जो है वो फुल्ली सीबीएसई बेस्ड, है ना, एजुकेशन कराई जाती है और एग्ज़ाम्स भी जो है सीबीएसई के द्वारा ली जाती है। तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो चूँकि गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे जाके एडमिशन लेते हैं, तो उस वजह से यहाँ के जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं। तो इनको क्या है, प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि सीबीएसई जो पेपर रिलीज़ करती है, क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करती है, वो सभी के सभी इंग्लिश मीडियम में होती है। तो बस इसीलिए मुझे यहाँ से आइडिया आया कि क्यों ना सीबीएसई की हिंदी वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाई जाए, क्योंकि उन्हें पूरी यूट्यूब पे कहीं कंटेंट नहीं मिलती है। तो जितने भी सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस पढ़ने वाले झारखंड के बच्चे हो, या फिर वो सभी बच्चे जो जो अपना पेपर जो है हिंदी मीडियम में लिखते हो, आप चाहे जिस भी स्कूल में हो, आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या फिर अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, हमारी जो लेक्चर वीडियो होती है सब्जेक्ट्स की, उसे आप चेकआउट कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट बच्चों। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सीबीएसई बेस्ड जो है वो भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं जैक बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड्स के लिए भी जो है एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन बी दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट हमारा होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसे आप पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर इसके आंसर कैसे करने मैं आपको बताऊंगा। ध्यान रहे बच्चों, सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न आपके आते हैं वो सभी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, और ये जो प्रश्न है वो सभी आपको 3 मार्क्स देते हैं सही आंसर लिखने पे। तो यदि आपको 3 मार्क्स दे रहा है तो आपको जो आंसर लिखनी है वो 3 पॉइंट्स में लिखनी है। और मैक्सिमम जो आप वर्ड्स लिखोगे, ध्यान रहे उसकी जो नंबर्स है वो 60 से 80 रहे। मैंने क्या करा है आपको बढ़िया से बेहतरीन समझाने के लिए, ताकि मैं आपको थोड़ा अधिक पढ़ाऊँ, तो एग्ज़ाम्स में यदि क्वेश्चंस आए तो 2-4 वर्ड्स, 2-4 लाइन्स आप छोड़ भी दो तो भी प्रॉपर आपको 60 टू 70 जो वर्ड्स है उतना मैं आंसर लिख लूँ। इसलिए मैं थोड़ी सी लंबा इसमें बेसिकली वीडियो में आंसर को जो है वो एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आपको ध्यान रखनी है कि 3 पॉइंट्स में आपको आंसर लिखनी है, और एक पॉइंट में कम से कम 15 से जो है वो 20 वर्ड को लेना है, ताकि हमारा
3 लाइन में जो है वो आंसर फिनिश हो जाए। तो जैसा आपको सीबीएसई कहता है, आप उसके अनुरूप यदि कार्य करते हो तो आप गारंटी के साथ एग्ज़ाम्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। फुल स्कोर तो लाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है आपके लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ले आते हैं। तो आप क्या करते हो, 70 प्लस जो है वो हिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बढ़िया समझो। लिखा है हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में परतों यानी कि लेयर्स का क्या महत्व है। कहने का मतलब देखो, जब हम लोग खुदाई करते हैं तो बच्चों जब हम खुदाई करें, जैसे मान लो ये ना गड्ढा है, हमने क्या करा, ये गड्ढा करा ज़मीन के नीचे। तो जब ज़मीन के नीचे गड्ढे करोगे तो कई सारे लेयर्स निकलते हैं ना इस प्रकार से। ठीक है, तो जब लेयर्स का अध्ययन करते हो तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में आपसे सवाल करी गई है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हड़प्पा नगरों में परतें यह दर्शाती है कि नगर कई बार बाढ़ के कारण उजड़े और फिर बस आ गए। कहने का मतलब देखो ऐसा है कि आप ना अक्सर अपने गाँव में देखा होगा, मिट्टी के घर होते हैं। कौन सी घर होती है बच्चों, मिट्टी के घर होते हैं। अक्सर आदिवासी गाँव में आपने देखा होगा, इवन हमारे गाँव आसपास के जो गाँव होते हैं उसमें पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे। तो मिट्टी के घर में क्या होते हैं कि जो ज़मीन होती है ना, फर्स्ट जो होती है उसमें सीमेंट नहीं रहती है, टाइल्स मार्बल वगैरह लगी हुई नहीं रहती है। तो लोग क्या करते हैं, नीचे जो सरफेस है उसको मिट्टी से ही बनाए हुए रहते हैं। ठीक है ना, वो मिट्टी को लाते हैं, गोबर, दूधी मिट्टी और बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो मिट्टी आती है उनसे वो नीचे को जो घर का जो नीचे का स्तर होता है उसे वो बनाते हैं नीप नीप के। तो प्रत्येक साल क्या करते हैं, प्रत्येक दिन क्या करते हैं बेसिकली, उसमें थोड़ी सी मिट्टी और पानी से उसे नीपा जाता है, मतलब उसको साफ़ करी जाती है और उस पे एक लेयर, पतली सी लेयर जो है वो चढ़ जाती है। तो ऐसे ही जब 1 2 3 4 साल 5 साल 10 साल के बाद यदि उसको खोदा जाता है तो इसी प्रकार से इस मिट्टी में ना एक लेयर चढ़ जाती है। तो ये जो लेयर है वो क्या बताती है कि कई सारे बार उसको जो है नीपा गया है, मिट्टी उसके ऊपर चढ़ाई गई है, गोबर चढ़ाई गई है, दूधी मिट्टी चढ़ाई गई है और भी कई प्रकार के जो केमिकल्स वगैरह है चिकना सरफेस बनाने के लिए चढ़ाई गई है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के केस में क्या होता है कि कई बार शहर में बाढ़ आए, बाढ़ के कारण शहर उजड़ गया, फिर शहर बस गया। कुछ समय के बाद दोबारा बाढ़ आया और फिर से शहर बह गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कई प्रकार की लेयर ये दिखाती है कि शहर कई बार उजड़े और कई बार बसाए गए। अलग अलग परतों में मिले जो अवशेष के जो रंग हैं, बनावट हैं और जो वस्तुएं मिली है वो उस काल के व्यवसाय की, उस काल की जीवन शैली की जो जानकारियां हैं वो हमें देती है। ठीक ना, देखो यहाँ पे यदि मैं कहूँ आपको कि कुछ अवशेष मिले, क्या मिले हमें, कुछ अवशेष मिले, अलग अलग रंगों की चीज़ें मिली, अलग अलग बनावट की चीज़ें मिली, कुछ विभिन्न वस्तुएं मिले, उसके अंश मिले, फिर उसके ऊपर एक अलग अलग समय काल में लेयर जो है वो चढ़ती जाती है और उसकी मोटाई बढ़ती जाती है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि उस समय जो वस्तुएं हैं वो बताता है कि किस प्रकार की व्यवसाय होता था और वहाँ के लोगों की जीवन शैली क्या थी, किन प्रकार की वस्तुओं का वो प्रयोग करता था। सबसे सबसे निचली जो परत थी वो सबसे पुरानी है और जो सबसे ऊपर की परत होगी वो सबसे नई होगी। इस अध्ययन को स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। सिंधु घाटी खुदाई में परतें कालक्रम को दर्शाती है। निचली परतें लगभग 600 ईसा पूर्व पुरानी है और जो नई परत है वो लेटेस्ट है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में 10 से 12 मीटर गहराई की परतें शहरी विकास बाढ़ पतन दिखाती है। पुरातत्वविद परतों से निरंतरता विघटन समझते हैं। तो ये मैं देखो 3 पॉइंट्स आप पे करवाए ना, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा है देखो बच्चों सेकेंड पॉइंट और ये हमारा क्या है, तो ये बच्चों हमारा है थर्ड पॉइंट। ठीक है, मैं एक बार ना इसका कलर चेंज कर लूँ। ये मैं ग्रीन ले लूँ, कैसा रहेगा, हाँ ग्रीन कैसा रहेगा, हाँ ये भी कलर देखो चाहिए। और इसको थोड़ा सा मैं डार्क ना करके थोड़ा सा ले लूँ ऐसे, ये कलर भी ठीक है। कौन सा रखूँ मैं, हाँ ये सही है, चलो कोई भी काम से तो मतलब है ना। तो ये जो 3 पॉइंट है वो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपको मैंने एग्जाम टिप के लिए आपको याद रखनी है कि 3 पॉइंट्स 3 नंबर पक्के, 3 पॉइंट्स हर एक क्वेश्चन में लिखो और अपने 3 नंबर को क्या करो, पूरा करो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में एक और क्वेश्चन था आपका, जैसे ये 22 और इसी में आपका 22 22 में और करके देखो क्या है आपका, और करके एक और क्वेश्चन पूछा है। तो ये 22 का हमारा बी, हम मैंने क्या करा है, जो भी और करके जो ऑप्शंस में आपको क्वेश्चन दिए रहते उसके भी क्वेश्चंस को और सॉल्यूशन को मैंने उठाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि हड़प्पा सभ्यता की भोजन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार का भोजन करते थे, इसके बारे में आपको बच्चों बतानी है। तो देखो भोजन के बारे में बात करें तो आपको लिखनी बच्चों, सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे लिखनी है कि जो हड़प्पा के लोग होते हैं वो
गेहूँ, क्या क्या फसल है बच्चों, गेहूँ, जौ, चना, दाल, तिल और बाजरा खाते थे। कौन कौन से फूड है फिर से आपको ध्यान देनी, एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूँ। गेहूँ है, जौ है, दाल, चना, तिल, बाजरा, ये सब खाते हैं। और मुहर और मूर्तियों से बैल के उपयोग और खेती की जानकारी मिलती है, यानी कि कुछ ना चित्र वगैरह जो है वो मुहरों में कई प्रकार की जो मूर्तियाँ ऐसी मिलती हैं जहाँ पे बैल हल वगैरह है, बैलगाड़ी है, खेती से संबंधित जो है वो चिन्ह मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। तो यहाँ से हम जानकारी जो है वो इकट्ठा कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो कृषि करना जानते थे। पशु अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं, कुछ जानवरों के चित्र मिलते हैं और जानवरों की हड्डियाँ और अवशेष मिलते हैं। यहाँ से हम पता कर पाते हैं कि वहाँ पे गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे जो पालतू जानवर हैं, कौन से जानवर हैं बच्चों? ये जो पालतू जानवर हैं, उनसे भी उन लोगों की जान-पहचान है ना? क्या पहचान है बच्चों? जान-पहचान है। उनको वो जानते थे, उनको पालतू बना चुके थे। जिस प्रकार आज हम लोग क्या करते हैं, गाय, भैंस, बकरी और जानवरों को जानते हैं और हमें लगता है यार हम लोग बहुत आधुनिक हैं, तब हो सकता है ये जो गाय, भैंस, बकरी है वो हमारे पास अब से है। पर हमें पता होनी चाहिए कि 2600 बीसीई के अराउंड में जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, जो कि दुनिया की कह सकते हो प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, वहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, भैंस वगैरह जो है वहाँ के लोगों ने पालतू उस वक्त भी बना के रखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में बताना बच्चों, विरूपाक्ष मंदिर की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। मैं आपको, मेरा मन कर रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर की प्रमुख विशेषता तो बताऊं, साथ में आपको मैं पिक्चर्स दिखा दूं विरूपाक्ष मंदिर की। तो जस्ट अ सेकेंड, ये रहा आपका विरूपाक्ष मंदिर की पिक्चर। मैं यहाँ पे कई सारे जो चित्र हैं वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये जो चित्र हैं वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित और उनसे से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखो कई सारे जो चित्र हैं वो आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा होगा। तो इन चित्र पे इन मंदिरों को देख करके आपको यहाँ की विशेषताएं बतानी है। ये देखो मंदिर कितना भव्य, खूबसूरत, कितना विशाल आपको ये मंदिर का जो गोपुरम है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली साउथ इंडिया के जो कल्चर है, वहाँ के जो कह सकते हो आपकी आर्ट है, आर्किटेक्चर है, वो आपको यहाँ से चित्रों के माध्यम से समझ आ रहा होगा। अगली पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको जो गोपुरम है वो अलग अलग एंगल से देखने को मिल रही है ना, तो इसे हम लोग गोपुरम कहा करते हैं। ये देखो बहुत विशाल परिसर है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुए और कई इसकी एंट्रेंस है, काफ़ी बड़ी जो ये मंदिर परिसर है। ये विरूपाक्ष मंदिर पॉपुलर मंदिर है आपके साउथ इंडिया के, ठीक है। चलिए आगे क्या है, मैं पिक्चर्स को अब थोड़ा सा हाइड कर दूँ ताकि आप जो है वो इस क्वेश्चन के जो है आंसर उसको आप कर सको। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, लिखा है कि विरूपाक्ष मंदिर की जो प्रमुख विशेषताएं हैं बच्चों, उसे आपको करनी है। तो विरूपाक्ष मंदिर की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, तो पहला है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ, यानी कि ये 1 साल 2 साल 5 साल में बन के तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसे बनने में 100 साल से अधिक का समय लगा, कई शताब्दी लगा। नेक्स्ट आपका बच्चों पॉइंट है कि विजयनगर साम्राज्य के समय इसका व्यापक विस्तार हुआ। ये आपको ध्यान देनी है कि साउथ इंडिया में जब विजयनगर साम्राज्य का जो है वो परचम लहरा रहा था, उस वक्त इसका जो है विस्तार हुआ है इस मंदिर का। कृष्णदेव राय का आपने नाम सुना होगा, ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा में से एक था। इन्होंने क्या किया था, ये मुख्य मंदिर के सामने सभा मंडप, पूर्वी गोपुरम आदि का निर्माण करवाया। जो बेसिकली मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रहा था वो आपको गोपुरम था। तो जो गोपुरम है, जो पूर्वी साइड का गोपुरम है, वह जो कुछ सभा मंडप है, इनका जो निर्माण है वो राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। आगे लिखा है कि जो विजयनगर साम्राज्य शासकों ने क्या करा, साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर में राज्याभिषेक, खुद का जो अनेक राजा बनने की जो प्रक्रिया होती है, जब राज्याभिषेक पद को संभाल रहा होता है, इस प्रोसेस को वो मंदिर के अंदर करते हैं। महानवमी उत्सव इससे जोड़ा गया। शिव की पूजा राजा के वैधता के प्रतीक के रूप में करते हैं। नृत्य, संगीत, कुश्ती की जो प्रतियोगिताएं हैं वो इस मंदिर परिसर में हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 में आप देख सकते हो कि जो अलबरूनी के अनुसार भारतीय समाज को समझ में कौन कौन सी बाधाएं आई, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा अलबरूनी है, इस अलबरूनी को कहीं पे ना आपको ये स्पेलिंग में अलग अलग अंतर आपको दिख सकती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो अलबरूनी है, इसको भारतीय समाज को समझने में क्या क्या समस्याएं आई, क्या 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 समस्या आई, इसके बारे में बच्चों आपको बतानी है, ठीक है ना। तो क्या क्या समस्या आई, चलो उसका आंसर देख लेते हैं।
पहले आप यहाँ से आंसर देखो क्या लिखा हुआ है पॉइंट फर्स्ट में। हम लोग देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, अभी हम लोग सेकेंड सेक्शन बी में है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को कोशिश करनी है आपको बच्चों 3 पॉइंट्स में लिखनी है, ताकि आपको 3 मार्क्स मिल सके। ये मैक्सिमम 3 मार्क्स ही आपको दिलाते हैं। आपको यदि इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो 6 to 7 पॉइंट्स में आ रहे हैं तो बच्चों आपको लिखना ही नहीं है। 6 to 7 पॉइंट्स में आप कदापि ना लिखें। आपको भले आ रहा हो, आप ये लिख करके क्या करेंगे, अपने टाइम का नुकसान करेंगे। आप अपने टाइम का नुकसान करोगे, है ना? और इस वजह से क्या होगा, आपके बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो छूट जाएँगे। और ऐसा नहीं कि 6 से 7 पॉइंट्स लिखने के बाद आपको 3 मार्क्स से ज़्यादा मिल जाएँगे, ये भी होने वाले नहीं है। तो जैसा कहा गया हम वैसा ही क्यों ना करें, ताकि हमारे टाइम की भी बचत हो, बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी मैं कवर कर सकूँ और जो मार्क्स हमें इसे मिलनी है वो भी मिल जाए। तो ध्यान रहे, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी भाषाओं को उसे सीखने में जो है बहुत ही ज़्यादा संस्कृत को सीखने में प्रॉब्लम आया, ट्रांसलेशन वो नहीं कर पा रहा था सही ढंग से। तो संस्कृत, अरबी और फ़ारसी भाषाओं में अत्यधिक अंतर था। इस वजह से उन्हें भाषा को समझने में, खासकर संस्कृत को समझने में बाधाएँ आई। धार्मिक विश्वास और परंपराओं में विभिन्नता थी, है ना? भारतीय समाज की जो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति को उन्होंने बाधा माना। अलग अल बरूनी ने संस्कृत ग्रंथ अनेक जैसे कि पुराण है, धर्मशास्त्र है, पंडितों से चर्चा कर तुलनात्मक अध्ययन से बाधाएं पार की। क्योंकि वो संस्कृत पढ़ नहीं पा रहा है, तो जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे विचार करके, उनसे बात करके, तुलनात्मक अध्ययन करके फिर जा कर के उन्हें जो इसके बारे में जानकारी मिल पाती है। उन्होंने गणित, ज्योतिषी से भाषाएं सीखी, ठीक ना? तो ये हमारा है अल बरूनी का भारतीय समाज को समझने में जो बाधा आई। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 24 में है कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या-क्या हैं? यदि आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने हो, पढ़नी हो, तो आप क्या करोगे? इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस है वो आपके पास क्या है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आप जब उत्तर लिखो तो इस प्रकार से कुछ लिखना। मैं ज़रा पेन की थिकनेस थोड़ा कम कर लूँ क्योंकि मुझे लिखने में समस्या होती है। क्या लिखना, आप यहाँ से आंसर जब स्टार्ट करोगे तो ऐसे लिखो, मौर्य मौर्य साम्राज्य के, है ना, इतिहास को आप जितना अच्छा राइटिंग आप लिख सकते हो उतना बेहतर होगा। इतिहास के अध्ययन, है ना, के प्रमुख, है ना, प्रमुख स्रोत निम्न है। ठीक है, यहाँ तक लिख के ऐसे करके पॉइंट दे दो। फिर लिखना फर्स्ट नंबर में आप यहाँ से लिखना कि पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त मूर्तियाँ और अवशेष। पुरातात्विक उत्खनन का तात्पर्य हुआ जब हम लोग खोद करके मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनके द्वारा बनाए गए जो मंदिर थे, उस वक्त के जितने भी स्कल्पचर्स और शिलालेख वगैरह था, उनकी जब खोद के प्राप्त करे गए जो अवशेष मिले, तो उनके माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। कार्बन डेटिंग से हम उसकी जो एज है वो पता कर पाते हैं। और दूसरा हमारा है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, आपको पता होगा मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या था बच्चों, इंडिका। और दूसरा एक किताब जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और ये लिखा था हमारा किसने किसने चाणक्य ने। तो इन किताबों के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगला है जो सम्राट अशोक था, उसने पूरे देश भर में कई सारे शिलालेख और शिला स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इन स्तंभों में, शिलालेखों में वो जो है उस वक्त की घटनाओं को, उस वक्त के जो कानून है, जो नियम है देश के लोगों के लिए, उनको वो लिखा करता था। तो इसके माध्यम से भी जो है हम लोग क्या करते थे, तो इसके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, इतिहास की जो है वो जानकारियाँ प्राप्त होती। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस चित्र को देखो। इस चित्र में आपको क्या है, यहाँ पे देखो मौर्यन जो किंग है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको चाणक्य नज़र आ रहा है ना। इस वक्त की जो इंडिया है, मौर्यन इंडिया, उनकी आप प्रॉपर ये मैप देख सकते हो कि इंडिया कितना विशाल उस वक्त हुआ करता था, है ना। नेक्स्ट आप ये उन जो शिलालेख हैं उन पे लिखित ये जो लैंग्वेज है, आप इसे देखो। ये लैंग्वेज जो इन लिखी हुई चीज़ों को पढ़ करके हम वहाँ के सोर्सेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप इन पिक्चर्स को देखो। ये जो पिक्चर्स है यहाँ पे आपको बेसिकली कह सकते हो पत्थरों पे, शिलालेख पे, उस वक्त की जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो इमेजेस कह सकते हो बनाई गई है, 3D इमेजेस जो बनाई गई है पत्थरों पे, उन पिक्चर्स को पढ़ के, देख के, रिसर्च करके, समझ करके बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मौर्यन एम्पायर के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ पे हम लोग संथालों को
हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ये कई बोर्ड्स में और कई बार एग्जाम्स में प्रश्न जो है वो आ चुका है। तो आपको बतानी है कि ये जो प्रश्न है, एक सेकेंड, ओ गॉड, ओ भाई, तो संथालों को दामिन ए कोय में बसाने की नीति समझाइए। दामिन ए कोय क्या था, यहाँ पे दो प्रश्न, कि पहला ये दामिन ए कोय क्या है, इसे कब बसाया गया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो उत्तर है आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन की जस्ट नीचे लिखनी है उत्तर, है ना, आप आंसर लिख सकते हो, फिर डैश दो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। क्या दामिनी कोय बंगाल में संथालों के लिए 1832 में बनाया गया एक आरक्षित क्षेत्र था, यानी कि वो इलाका जो बेसिकली 1832 में बंगाल में बसाया गया था। ये आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में वो पहाड़ी का नाम बताओ जिस पहाड़ी के पास जो है संथालों को बसाया गया था। तो दामिनी कोय वो इलाका हो गया जहाँ पे इन संथालियों को बसाया गया था 1872 में, सॉरी 1832 में। किसने करा था बच्चों, तो ब्रिटिशों के द्वारा। ब्रिटिशों ने क्या करा, जंगल साफ कर खेती के लिए उन्हें बसाया था। बाद में फिर धीरे धीरे उन पर शोषण होने लगा, और जब शोषण हुआ तो 1832 में, बच्चों ध्यान देना, 1832 में संथालों को दामिनी कोय में बसाया गया, और 1855 आते आते जो है वो बच्चों संथाल विद्रोह हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो है इनको बसाने के बाद इनसे लाभ भी लिया और बदले में इनसे जो है कर भी वसूलने लगा था, इन पे शोषण भी करने लगा था। आगे कुछ और भी बातें लिखी हुई है, तो आप इसे ध्यान से देखो कि संथालों को राजमहल की तलहटी में भूमि देकर बसाया गया था। चलो, जो मैं प्रश्न पूछना चाहता था आपसे कि कौन सी पहाड़ी थी, देखो यहाँ उत्तर में इसके जो है वो नाम लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान देनी है कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ बच्चों, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों के पास में जो है वो बसाया गया था इन संथालों को। अगला पॉइंट है कि 1832 में दामिनी कोय क्षेत्र को संथालों की भूमि घोषित किया गया। भूमि को साफ कर खेती करने की शर्त रखी गई, जिससे राजस्व बढ़ा, यानी कि अंग्रेज अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जो है इन्हें खेती करने के लिए जंगल को साफ करके बसने का एक इलाका दिया, जिस दामिनी कोय कहते हैं। 1832 में बसाया गया था, और कहाँ पे बसाया गया था, तो आपको ध्यान देनी है राजमहल की पहाड़ियों के तलहटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा जो है समय से पूरा चैप्टर्स, सॉरी सारे जो सेट्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है बच्चों वो खत्म हो सके। नेक्स्ट इज 27, आपको यहाँ पे 27 में बतानी है, क्या बतानी है बच्चों, कि ब्रिटिश सुधार नीतियों से भारतीय समाज में असंतोष क्यों बढ़ रहा था। आने के कहने का मतलब है जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, बार बार सुधार करे जा रहे हैं अपनी नीतियों में। अपनी नीतियों में क्या करते हैं, वो परिवर्तन ला रहे थे, लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद जो है भारतीय समाज में क्या हो रहा था, असंतोष फैल रहा था। वो अंग्रेजों का पे जो है वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे, और अंग्रेज जो है भारतीयों का विश्वास नहीं जीत पा रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, कि 1820 के दशक से जो भूमि नीतियाँ हैं, भूमि नीतियाँ मतलब किस प्रकार से ज़मीन को मैनेज करा जाए, कैसे टैक्स लिया जाए जनता से। तो जो भूमि नीतियाँ बनाई है उसमें हम लोग जो है रैयतबाड़ी के बारे में जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जानते हैं। चलिए एक प्रश्न आपके लिए, यहाँ पे देखो भूमि नीतियाँ 3 प्रकार की आपको पढ़ाई गई है। तो एक तो रैयतबाड़ी हो गया, दूसरा जो है वो अस्थाई बंदोबस्त हो गया। अब बताओ कि तीसरा जो बंदोबस्त है उसका नाम क्या था। ठीक है ना, ये आपके लिए प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि आपने जो है प्रॉपर ढंग से पढ़ी कि नहीं पढ़ी। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिसको तीसरा जो बंदोबस्त है वो पता ही नहीं होगा। तो जिन बच्चों को पता है वो बेसिकली कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें। और हाँ, आगे जाने से पहले बच्चों अभी ही आप क्या करो, लाइक करो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि व्यूज़ बच्चों बहुत जितनी रहती है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी चैनल इतनी ग्रो हो गई, व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जितनी भी व्यूज़ है, तो जितनी व्यूज़ होती है उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स बच्चे नहीं आते हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही, आपको कोई कमी बुझा रही बच्चों, मुझे कमेंट करो ना। आपको पता है कितनी मेहनत करने के बाद की वीडियो बन पाती है। तो यदि आप वीडियो से आपकी ज़िंदगी में, आपकी पढ़ाई में रत्ती भर भी फ़र्क पड़ती है बच्चों, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो। कहीं जाता है आपका क्या ही नुकसान हो रहा है ना, कुछ तो लग नहीं रहा है आपको। तो लाइक, सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब करनी बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करना, एक लवली सा कमेंट, कुछ ना भी कर सको तो एक बस हार्ट भेज दो ना, है ना, सिंपल सी चीज़ है, इतना कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग फिलहाल अपने काम पे फोकस करते हैं।
तो सती प्रथा जो है इसको लेकर कानून बना रहा है, विधवा पुनर्विवाह जो है उसको लेकर कानून बनाना है। तो इन सभी से जो भारतीय लोग हैं वो ये समझने लगे कि भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, उन पे अंग्रेज लोग हस्तक्षेप कर रहा है। चर्बी वाली जो अफ़वाह था, इनसे वहाँ के जो लोग हैं, बेसिकली हमारे जो लोग हैं, उनकी धार्मिक जो आस्था है उस पर ठेस पहुँच रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर मीन्स इसी क्वेश्चन में एक और करके प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ बताने कि अवध अवध के विलय ने असंतोष को कैसे जन्म दिया, यानी कि जब अवध को अंग्रेजों ने अपने में शामिल कराया तो वहाँ की जो जनता है उसमें असंतोष कैसे बढ़ गया अंग्रेजों के प्रति, ये आपको आंसर बतानी है। तो फिर से 3 पॉइंट्स में हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो 3 पॉइंट्स में आंसर करने के लिए पहला पॉइंट हम यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे क्या कि 1856 में अवध को कुशासन के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1856। और यहाँ पे सहायक संधि कब थोपा गया था? तो इसकी जो प्रश्न है वो अभी भी अधूरा है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। अगला है कि नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर कलकत्ता भेज दी गई, यानी कि उस वक्त जो है वहाँ के जो नवाब हैं वो कौन थे बच्चों? वो उसका जो आंसर हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह। तो जो नवाब वाजिद अली शाह है, इन्हें अवध से इन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता भेज दी जाती है। और जो अवध है उसको अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक ना? तो उस समय क्या रहता है? तो समय था बच्चों 1856। आगे है नेक्स्ट क्या है? दरबार के समाप्त होने से कलाकारों और कर्मचारियों की आजीविका छिन गई। अब देखना, जब दरबार ही समाप्त हो गया, अब ये राजा का शासन रहा ही नहीं, अंग्रेज उसे अपने कंट्रोल में ले लिए, तो इसके वजह से क्या हुआ? कि दरबार के समाप्त होते ही जो वहाँ पे कलाकार रहते थे, जितने कर्मचारी वहाँ काम करते थे, जो भी दास दासियाँ थे, उन सभी की जो आजीविका है वो पूरी तरह से छिन गई। जो भी राजा के साथ मिल कर के रहने वाले सामंत होते थे, है ना? जो सामंत हैं, अन्य जो लोग हैं, जो इनको राजाओं के होने से लाभ हो रहा था, राजाओं के सिस्टम में काम करता था, उन सिस्टम के भंग होते ही वो सभी के सभी जो लोग हैं बच्चों, वो बेरोजगार हो जाते हैं और वो अंग्रेज़ों का कड़ा विरोध करते हैं। वो क्या कहते हैं बच्चों? अंग्रेज़ों का विरोध बहुत अधिक और कड़ा विरोध करते हैं। इवन कहते तो ये हैं कि जब जब वाजिद अली शाह को, जो वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह को जब अंग्रेज कलकत्ता लेके जा रहा था, तो देश की जो जनता है, वहाँ की जो जनता है, काफ़ी दूर तक उनके पीछे पीछे गई भी थी। और ये जो असंतोष बेसिकली अंग्रेज़ों ने नवाब पे ये आरोप लगाया कि वो क्या कर रहा है, कुशासन कर रहा है वहाँ से, इसकी वजह से जो जनता है वो खुश नहीं है। तो इस बात के लिए किताबों में आपको ये लिखी हुई मिलती है कि जनता जो है वो खुशी महसूस कर रहा था उसके राज्य में, ऐसा किताबों में कहा गया है। लेकिन क्या हकीकत है, क्या फ़साना है, ये बात ना मुझे पता, ना बात ये आपको पता है। बट आपको जो है आंसर में ये चीज़ें जो है वो मेंशन कर देनी है, ताकि आपको 3 मार्क्स प्रॉपर मिल सके। राजा नवाब अली शाह वाजिद अली शाह है, तो कौन सी जनता खुश थी भी या नहीं थी, ये बात तो बस किताबों में ही है। ओह वाओ! क्या बात है। तो हमारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 28 तक के जो प्रश्न हैं उसे हमने फिनिश कर लिया है। तो सेक्शन बी हमारा समाप्त हुआ और अब हम क्या करेंगे बच्चों सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक ना? हम लोग क्या करेंगे? सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 29 से हम क्या करेंगे? सेक्शन सी का स्वागत करेंगे। और यहाँ पे हमें बताना है कि मुगल साम्राज्य में भूमि राजस्व व्यवस्था का क्या सिस्टम था, उसका वर्णन करनी है। चलो अब बच्चों ध्यान देनी, क्वेश्चन नंबर 29 ये हमारा सेक्शन सी है, ये लॉन्ग मार्क्स मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं वो सभी 8 मार्क्स के होते हैं। 8 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत अधिक मार्क्स हो गए। तो एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी, उसके आंसर लिखनी है और बदले में आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। तो यदि सोचो 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको बहुत ही लॉन्ग में आंसर देनी है। कितनी लॉन्ग देनी है बच्चों? कितने शब्दों में इसका आंसर देनी है? तो 200 प्लस वर्ड्स कम से कम तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है ना? मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो भी एक बार दिखा दूँ। आप यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, उसकी सेक्शन जो सी है, हाँ, सेक्शन सी के जितने भी प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 28 से 29 और 30 तक है। ठीक है? और इसमें जितने भी
क्वेश्चन है, सभी के बदले आपको 8 मार्क्स मिलेंगे और हर एक के उत्तर 300 से 350 शब्दों में जो है वो लिखना होता है, जिसको हल्के में आप नहीं ले सकते। इसलिए इस प्रश्न को जो है और भी अच्छे से समझने की आपको आवश्यकता है। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 29। ओके, तो मुगल साम्राज्य में जो भूमि राजस्व व्यवस्था है वो क्या था? देखो बच्चों, क्या है ना कि मुगल साम्राज्य के समय में जो सोर्सेस था बेसिकली, एक शासन को चलाने के लिए जो भी पैसे चाहिए होते, वो प्रॉपर भूमि से ही आता था। क्योंकि उस वक्त की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर था। उस वक्त जो उद्योग धंधे हैं वो बहुत कम होते थे। विनिर्माण के जो कार्य हैं वो भी उतने जितने कि आज होते उस प्रकार से नहीं थे। तो बेसिकली कृषि जो है एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी। जो भूमि है, पूरी अर्थव्यवस्था जो है भूमि पे निर्भर होता था, तो उसको मैनेज करना और उनसे जो इनकम आती थी सरकार को, तो इसलिए उनसे संबंधित जो नीतियाँ हैं वो सरकार समय टू समय जो है बदलती रहती थी और बनाते रहती थी नया-नया। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो आप यहाँ से लिख सकते हो कि मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक रीढ़ है, क्या है ना, मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक रीढ़ है वो राजस्व था। बिल्कुल है। और अभी के समय में जितने भी देश हैं, उनकी जो संस्थाएँ हैं, जो आर्थिक सिस्टम है, तो हर एक राष्ट्र का जो आर्थिक सिस्टम है वो राजस्व होती है। इसलिए राज्य ने क्या करा था, कृषि उत्पादन और कर संग्रह के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की थी। ठीक है? तो कुछ मेन पॉइंट्स जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि हमारी जो मार्क्स है वो बढ़ सके, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। क्या-क्या लिख सकते हो? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लिखा है मुगल शासन में भूमि से जो प्राप्त राजस्व है, राज्य की मुख्य आय का स्रोत था। बिल्कुल सही बात है। यानी कि उस वक्त जो भूमि से प्राप्त राजस्व होता था वो राज्य का मुख्य आय था। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए बेसिकली जो है वो दीवान नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जो क्या करते थे, पूरे वित्तीय तंत्र का प्रभारी होता था, देख-रेख करता था कि राजा को जो है वो टैक्स भूमि के रूप में कहाँ से कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको मैनेज करने का काम जो है वो दीवान का होता था। आगे राज्य ने कर निर्धारण से पहले कृषि भूमि और उत्पादन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करी। देखो किस जगह से कितना टैक्स आएगा, तो ज़मीन चूँकि हर जगह का एक जैसा तो होता नहीं है। कहीं के जो लोग रहते हैं वो बस कृषि वाली भूमि में रहते हैं, कहीं के जो लोग हैं वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहाँ पे कृषि अच्छी नहीं होती। हो सकता है रेगिस्तान वाले इलाकों में रहते हो, वहाँ पे कृषि जो है वो सही ढंग से नहीं होती हो। तो कहने का मतलब है जो भी भूमि हमारे देश में होती है, तो भूमि तो कई प्रकार की होती है। सभी की जो भूमि, सब जगह की जो भूमि है वो एक जैसा नहीं है। कहीं का पहाड़ी इलाका होगा, है ना? कहीं पे मान लो रेगिस्तान है ना? कहीं पे रेगिस्तान है, कोई जो है मैदानी भाग है, पर वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, और कोई-कोई जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी स्थानों पे एक जैसा टैक्स तो नहीं लगा सकते। जो कर व्यवस्था है वो हम लोग एक जैसा लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो जब हम एक जैसा टैक्स नहीं लगा सकते, तो सबसे पहले क्या बात आ जाती है, टैक्स लगाने से पहले तो हमें क्या करनी होगी, ज़मीनों से जुड़ी जो जानकारी वो इकट्ठा करनी होगी। जब हम एक बार ज़मीनों से जुड़ी जानकारी को विस्तृत रूप से उसकी एकत्र कर लेते हैं, तो फिर हम टैक्सेस अच्छे से लगा पाते हैं। तो राजस्व व्यवस्था जो है वो 2 चरणों में होती थी। पहला क्या है, जमा यानी कि आकलित कर, और हासिल यानी कि वास्तव में वसूला गया कर। पहले एक बार आकलन होता था कि कितना कर हमें मिल सकता है, और दूसरा है वसूला गया कर। अगला है राज्य का जो उद्देश्य है वो क्या होता था, अधिकतम राजस्व प्राप्त करना, परंतु कृषि उत्पादन को भी तो बनाए रखना था। यदि हम टैक्स ज़्यादा लेने लगते हैं और जो किसान है वो पूरी तरह से जो है अब क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो सकता है। यदि किसी वर्ष बारिश ढंग से नहीं हुई तो किसान अगले साल कृषि नहीं कर पाएगा, उन्हें अपने लिए जो है जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे के यहाँ हाथ फैलाना पड़ सकता है। तो कृषि का उत्पादन को भी बनाए रखना है ताकि किसानों के हाथ में पूंजी रहे, और राजा को राजस्व मिलता रहे। जोतने योग्य और जोती गई जो भूमि है, दोनों प्रकार की जो भूमि है उनका मापन होता है, यानी कि कितनी भूमि है जो जोतने योग्य है, कितनी जो भूमि है किसी किसान ने क्या करा, खेती करा है। तो बेसिकली किसान के पास कितना ज़मीन है ना? किसान के पास कितनी ज़मीनें हैं, और जितनी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पे कितने भाग पे वो जोत करता है यानी कि खेती करता है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। तो ये बेसिकली मुख्य कार्य होता था।
आगे भूमि मापन और कर निर्धारण की प्रक्रिया अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी ये बात जारी थी। तो बच्चों देखो, मैं प्रश्न के जो उत्तर हैं बहुत ही सिस्टमेटिक और डिटेल्स में आपके लिए उपलब्ध करवाया हूँ, बहुत ही आसान भाषा में उपलब्ध करवाया हूँ। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना? आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वो भी ना करना चाहो तो आप ना, मैं सबसे बेस्ट उपाय मैं बताऊँ, तो पेन और कॉपी आप अपने पास रखो। मैं जो भी क्वेश्चंस के जो आंसर वो एक्सप्लेन करवाते जा रहा हूँ, जो आपको नहीं आते हैं तो आप उसे नोट कर लो, और जिसके प्रश्न आपको आते हैं बेसिकली, तो आप बस उसे रिवीजन करते हुए इसे पार कर सकते हो। आप चाहो तो जो स्पीड है वो 1.5 सेट कर सकते हो, 1.5x, और लगातार अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो, सुन सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ने आई थिंक ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है वो आई थिंक आपको एक्सप्लेन कर लिया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, मुगल भूमि राजस्व व्यवस्था ने राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान की और प्रशासनिक नियंत्रण को जो है उसे मजबूत किया। अब इसी प्रश्न में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 था, इसी 29 में और करके एक और प्रश्न दी हुई है ना, और करके ए के साथ बी दी हुई है। तो दोनों में से कोई एक आंसर आपको एग्जाम में लिखनी है, बट क्या पता कौन से एग्जाम्स में आपके प्रश्न आ जाए। इसलिए मैंने क्या करा है, ये जो दूसरी प्रश्न है जो और करके आपके एग्जाम्स में आती है, उन्हें भी मैंने उसी प्रकार से सेट करा है, और इसकी भी जो आंसर है वो भी मैं आपको जो उत्तर जो है वो आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ, उपलब्ध करवाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जी ये क्वेश्चन नंबर 28 का क्या मसला है? आपने तो 29 कराया, 29 कराया तो ठीक है, भाई 28 क्यों नहीं आया? तो बच्चों ध्यान रखो, इसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन है, नंबरिंग में थोड़ी समस्या हो गई है। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो देखो, सेक्शन सी का 28 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको परेशान नहीं होनी, मैं आपके लिए वो भी जो क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ। ओके, तो प्रश्न है कि आईने अकबरी, एक सेकेंड, आईने अकबरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो बच्चों देखो, आईने अकबरी जो है सम्राट अकबर के आदेश पर अबुल फजल ने, हाँ ना, ये नाम आपको याद रखनी है कि सम्राट अकबर के आदेश पर जो अबुल फजल है उसके द्वारा तैयार किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कह सकते हो प्रशासनिक, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक और ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो इसके जो आंसर हैं वो और बेहतरीन ढंग से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको आंसर इन पॉइंट्स नहीं लिखनी है। आप क्या करना, यहाँ से स्टार्ट करोगे आंसर लिखना, यहाँ तक लिखोगे, फिर आप यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, इन्हें हम, है ना, इसे हम इसे हम इसे हम निम्न तथ्यों निम्न तथ्यों तथ्यों से समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर निम्न, कह सकते हो, बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो ये जो लाइन है इसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप ये लाइन जो है इसे मत लिखना, ठीक है ना। आप इसकी जगह पे जो मैंने आपको बताया, ये जो लाइन्स है जो मैंने आपको अभी बताया, इसे आप लिख लो, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, आप यहाँ पे जो है ABCD करके, क ख करके, या फिर सबसे बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा, आप ऑप्शन ए .2, .3, .4 और इसके आगे जो .5 है ऐसे करके लिख सकते हो। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो आप लिखना कि 1598 में पूर्ण हुई और यह 5 पुस्तकों में विभाजित है। यानी कि जो आपका आईने अकबरी है वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये बन करके 1958 में रेडी हो गया था, बेसिकली तैयार हो गया। प्रथम पुस्तक जो है मंजिल आबादी, है ना, जो 5 पॉइंट्स में लिखी हुई 5 पार्ट्स में है। तो जो फर्स्ट पार्ट बच्चों हमारा है उसका नाम बच्चों क्या है, तो वो बच्चों है मंजिल आबादी। क्या नाम है उसको बच्चों, मंजिल आबादी, ठीक है। दूसरा जो पुस्तक है, उस दूसरी पुस्तक का जो नाम है वो है सिपाह आबादी। दूसरा जो पुस्तक है उसका नाम बच्चों आप क्या लिखोगे, तो आपको लिखनी है सिपाह आबादी। कौन सा आबादी, तो सिपाह आबादी है। तो फर्स्ट जो मंजिल आबादी, वहाँ पे शाही परिवार और दरबार का वर्णन मिलेगा। जो सिपाह आबादी, यहाँ पे सैन्य और नागरिक प्रशासन से संबंधित विवरण आपको मिल जाएगा। तीसरी जो पुस्तक है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों मुल्क आबादी, क्या नाम है तीसरे का, मुल्क आबादी। यहाँ पे आपको कर व्यवस्था
और प्रांतों का जो है वो विस्तृत आंकड़ा मिल जाता है। अंतिम जो 2 पुस्तकें हैं बच्चों, वो आपका संबंधित है धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्य परंपराओं पर आधारित। यद्यपि इनमें आंकड़ों की कुछ सीमाएँ और त्रुटियाँ हैं, फिर भी मुगल प्रशासन को समझने का अमूल्य स्रोत है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये हुआ कि ये जो पुस्तक है, इसमें कई सारी सीमाएँ हैं और इसमें जो चीज़ें लिखी हुई वो हम आँख बंद करके तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। आँख बंद करके बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजा का दरबारी कवि है, तो ये हमेशा राजा के बारे में अच्छी चीज़ें लिखेंगे, बुराई तो कभी करेगा ही नहीं, नेगेटिव बातें लिखेगा ही नहीं। तो जब अच्छी बातें सिर्फ़ लिखेगा तो यहाँ के बारे में हमें सटीक जानकारी कैसे मिलेगा? लेकिन कुछ हद तक तो सीमाएँ हैं, कुछ त्रुटियाँ हैं, इसके बाद भी प्रशासन को समझने के लिए अमूल्य स्रोत है। कुछ भी हो, हम वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन, उस वक़्त के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो तो हमें मिल ही जा रही है। भले उस पे हम ब्लाइंडली बिलीव ना करें, बट जो भी है, ठीक है? तो कहने का मतलब वहाँ के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो इन शॉर्ट बच्चों एक बार फिर से रिवीजन कर लो। जब भी आप आईन अकबरी के बारे में लिखने के लिए कहा जाए, तो आप इसको लिख सकते हो कि आईन अकबरी जो है सम्राट अकबर के आदेश पर अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना? और इसे इसे कब बन के तैयार हो गया बच्चों ये? तो 1598 में ये बन के तैयार हो गया था। ये जो किताब है वो पूरे 5 भागों में विभाजित है। पहली जो भाग है उसे मंजिल आबादी कहते हैं, दूसरी जो पुस्तक है उसे सिपह आबादी कहते हैं, तीसरी जो पुस्तक है बच्चों उसे हम लोग मुल्क आबादी कहते हैं। मंजिल आबादी में हमें परिवार और दरबार का वर्णन मिलता है। देखो आपकी मंजिल क्या है बच्चों? पढ़ लिख करके अपने परिवार को खुश करना। तो आप भी ध्यान रखना यहाँ पे मंजिल आबादी में परिवार और दरबार का वर्णन है। दूसरा सिपाह, देखो सिपाही से मिलता-जुलता है ना? तो सिपाह जो है वो सैन्य और नागरिक का विवरण देता है। मुल्क देखो, मुल्क मतलब देश, मुल्क मतलब हमारा देश, इलाका, राज्य। तो मुल्क आबादी में आपको व्यवस्था और प्रांत का आंकड़ा मिलेगा। अंतिम जो पुस्तक है बच्चों, वहाँ पे आपको धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए हम लोग इसे कंक्लूड करते हैं। तो हमें लेनी है पूरे यहाँ से 8 मार्क्स, हमें लेनी है पूरे यहाँ से 8 मार्क्स। तो एटलीस्ट आपको लंबी आंसर देनी पड़ेगी। मैंने भी ये जो आंसर है वो पूरी हमको जहाँ तक लग रही है 300 वर्ड्स में नहीं है, बट फिर भी इतना यदि आप लिख लेते हो तो 8 का 8 नहीं तो 6 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगी। आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर पाते हो तो अति उत्तम होगा। चलो, तो कंक्लूज़न हमारा यही रहेगा, क्या रहेगा बच्चों? कंक्लूज़न में हमारा होगा कि जो आईन अकबरी है, मुगल साम्राज्य की संरचना, समाज और उस वक़्त की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझने में इतिहासकारों के लिए एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है, जिसे अबुल फजल के द्वारा अकबर के कहने पे लिखा गया था। तो कुछ इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 29 को फिनिश करा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अब हम लोग 28 को देख लेते हैं। 28 में क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत से प्राचीन काल के कुटुंब मूल्यों की जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है ना? ये हमारा बच्चों सेक्शन कौन सा है बच्चों, फिर से बताओ? ये हमारा है सेक्शन, ये हमारा सेक्शन 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 हाँ, सेक्शन सी का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर का बच्चों ये हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख सकते हो यहाँ पे, क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है। बोलोगे सर ये बच्चों कहाँ से आ गया, क्या मैं बच्चों लिख के आंसर करूँगा क्या? तो बच्चों नहीं, ये मैं कह रहा हूँ बच्चों, महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह हमें प्राचीन भारत समाज के कुटुंब और पारिवारिक संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत भी प्रदान करता है। कुटुंब और पारिवारिक संबंध मतलब उस वक्त के आप कह सकते हो क्या कह सकते, एक परिवार, एक जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा मंगरू जिंदाबाद। तो ये हमारा ये मंगरू है, ये मंगरू का फैमिली, छोटा सा फैमिली। ये मंगरू, ये मंगड़ी की पत्नी, मंगरू की पत्नी मंगड़ी, और इसके कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये हो गया हमारा एक क्यूट फैमिली, ये हो गया हमारे बच्चों एक क्यूट फैमिली। तो क्यूट फैमिली यहाँ पे है, तो इसके कुछ रिलेटिव भी होंगे इन बच्चों के जो है वो नाना नानी होंगे, है ना? नाना नानी होंगे, जो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है दिख रहे होंगे। वो उधर भाग रही है, ये इनके पीछे जा रही है, तो इनका भी अपना एक छोटा मोटा नन्ना मुन्ना फैमिली होगा, है कि नहीं? इनका भी अपना एक छोटा मोटा नन्ना मुन्ना फैमिली होगा। तो उस वक्त का जो परिवार है और उनका कुटुंब के साथ, कुटुंब मतलब रिश्तेदार, ठीक है? कुटुंब का मतलब बच्चों आपको जाननी है क्या?
रिश्तेदार इसके साथ कैसा संबंध है, इसके बारे में आपको समझाना है। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों, वो यहाँ से लिखते हैं। मंगड़ू का फैमिली उस वक्त कैसा होता था वो हम यहाँ समझेंगे। तो प्राचीन समाज में परिवार केवल माता पिता और बच्चों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह रिश्तेदारों के बड़े समूह से भी जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग किनफॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उस वक्त में परिवार जो रिश्तेदारों से भी जुड़ी हुई है, उस तरह के परिवार को हम लोग किनफॉक कहते हैं। एक ही परिवार के जो सदस्य हैं भोजन, संसाधन, कार्य और धार्मिक अनुष्ठान साझा करते हैं। यानी एक परिवार के जो सदस्य हैं आपस में भोजन साझा करते हैं, संसाधनों को साझा करते हैं, मिलजुल के कार्य करते हैं। आज भी तो हमारा है, ये जो हमारा बच्चों मंगड़ू है ना, ये जो मंगड़ू है, इसका जो फैमिली है वो फैमिली कैसा है बच्चों? ये जो फैमिली है, हमारा मंगरू का जो फैमिली है, वो क्या करता है? अपने सारे कार्यों को मिलजुल के करता है। अपने सारे कार्यों को कैसे करता है बच्चों? तो ये मिलजुल के अपने कार्यों को कर रहा होता है। ठीक है ना? चलिए, तो हमारी ये मंगरू का फैमिली है, उसका जो कलर मैंने चेंज कर दी। आगे महाभारत यह दर्शाता है कि जो पारिवारिक संबंध केवल एक संबंध पे नहीं, बल्कि सामाजिक परंपराओं पर भी आधारित है। यानी कि ये दिखाता है कि जो पारिवारिक संबंध है हमारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ, वो सिर्फ आपस की बात नहीं है, बल्कि समाज के दबाव से समाज भी हम अपने परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्ते जो हैं उसको प्रभावित करता है। समाज की जो मुख्य कथा है कौरवों और पांडवों के बीच में सत्ता और भूमि के संघर्ष को दिखाती है। तो हम लोग महाभारत की जो कहानी है वो भी आपके बुक्स में दी हुई, आपने थोड़ा प्रमाण से पढ़ा होगा, सुना होगा। यहाँ पे दो परिवार होते हैं, दोनों कह सकते हो पड़ोसी है, या फिर दोनों कह सकते हो अपने चचेरे भाई में हैं। तो एक हमारा है कौरव, दूसरा है पांडव। पांडव की साइड से श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण होता है, कृष्ण है ना, श्री कृष्ण होता है। और यहाँ पे जो है कौरव लोग रहते हैं इसमें, जिसमें तुम्हारा जो कह सकते हो क्या नाम था उसका, भाई क्या नाम था बताओ जल्दी से, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है? दुर्योधन, हाँ, दुर्योधन। तो जो दुर्योधन है वो कौरव साइड से था, और कृष्णा और पांचों पांडवों में जो सबसे बड़ा भाई होता है वो युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर है ना, ये जो क्या नाम है बच्चों उसका, युधिष्ठिर। और इसी में आपका भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन जो पांचों भाई हैं वो होते हैं, इसलिए इसे पांडव कहा जाता है। और ये लोग कौरव कहा जाता है, इसके 100 भाई थे ये सब। और ये जो 5 भाई, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, और ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग थे। ये बहुत झूठ, पिशाच, नकल, चोरी, डकैती सभी चीज़ों में और झूठ बोल करके, ठग करके युद्ध में जीतना चाहता था। तो एट द एंड फाइनली ये जो 5 भाई होते हैं जिसके हम लोग पांडव कहते हैं, इनकी जीत होती है। तो यहाँ पे भूमि के संघर्ष को हमको जो है दिखाता है। एक वंश के जो सदस्य हैं वही आपस में कैसे लड़ जाते हैं भूमि के लिए। जब उसके दिमाग में लालच आ जाती है तो कैसे क्या होता है। तो सच और जीत के लिए सत्य और कह सकते हो ये झूठ के बीच की लड़ाई थी। और इसी ग्रंथ में हमको आगे देखने को मिलता है कि इस ग्रंथ में पितृवंशीय उत्तराधिकार, पितृवंशीय उत्तराधिकार मतलब जो बेटा का संपत्ति वो कैसे पुत्र को मिलता है, यानी कि जो पैट्रिनली है, पैट्रिलिनी है, इसके बारे में देखने को मिलता है। प्रमुखता से यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें पुत्र पिता की संपत्ति और सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। तो जहाँ पे हमने देखा कि जो दुर्योधन है, कौन बच्चों हमारा, ये जो दुर्योधन है, कौरवों का जो सबसे बड़ा भाई है, जो मालिक है वो दुर्योधन, इसके पिता जो हैं वो कह सकते हो वो राजा होता है ना? वो राजा होता है, और उसकी जो आँख है वो शायद खराब होती है, आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन फिर भी चूँकि चूँकि इसके जो भाई है ना, ये जो राजा है, इसका आँख नहीं था। तो आँख जब नहीं था तो इसका जो छोटा भाई है वो राजा रहता है। पर इसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब इसके छोटे भाई की मृत्यु हो जाता है तो यही राजा बन जाता है। जब ये राजा बन जाता है तो सिस्टम के अनुसार जो है इसका पुत्र यानी कि दुर्योधन ये कहता है कि मैं राजा बनूंगा। लेकिन जो पांडव है वो इसके पुत्र होते हैं, यानी कि दुर्योधन के पिता के भाई के पुत्र जो है वो पांडव होते हैं। तो पांडव कहता है कि यदि मेरे पिता राजा नहीं है अभी वर्तमान में, पहले थे, वर्तमान में नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ की जो पूरी संपत्ति उसमें मेरा कुछ अधिकार होगा ही नहीं। तो इस बात को लेकर के जो है वो लड़ाइयाँ होती है। और यहाँ पे जो उत्तराधिकार है वो दुर्योधन कहता है कि मैं राजा तो मैं ही रहूँगा। तो इस प्रकार से जो है वो लड़ाइयाँ होती है। जिसमें पुत्र पिता की संपत्ति और सिंहासन को लेकर के जो है उत्तराधिकार हो रहा है। द्रौपदी का केस भी हमको इसी में देखने को मिलता है। जो पांडव है वो 5 भाई थे,
तो पांचों ने विवाह करा था किसे? द्रौपदी से। तो बहुपति प्रथा, हमने बहुपत्नी प्रथा देखा है, यहाँ पे देखो बहुपति प्रथा यानी कि महिला एक है, एक स्त्री है, इसके पति अनेक हैं। क्या है? पति अनेक हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उस वक्त के बारे में हमको देखने को मिलती है। ये बड़ा आपको ऑकवर्ड लग सकता है बट ठीक है, ऐसा था। उदाहरण प्रस्तुत करता है और उस समय की सामाजिक जटिलताओं को भी जो है वो हमें दिखाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों की जो महाभारत है प्राचीन भारत के पारिवारिक मूल्यों, उत्तराधिकार प्रणाली है ना, और सामाजिक संरचना जो है इसको समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से बताओ क्या क्या समझने में महत्वपूर्ण है? तो पहला पारिवारिक पारिवारिक मूल्य है ना, उत्तराधिकार प्रणाली, किस प्रकार का जो उत्तराधिकार प्रणाली है उसके बारे में, और क्या, और वहाँ की जो सामाजिक संरचना है इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। किससे? तो महाभारत की जो किताब है या महाभारत की जो कहानी है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 28 में 2 क्वेश्चन है और करके, तो जो बी वाला क्वेश्चन है उसे हम लोग करते हैं। तो बी में क्वेश्चन बच्चों क्या है कि इतिहासकार ग्रंथों का विश्लेषण कैसे करता है? जो भी ग्रंथ है उन ग्रंथों का जो विश्लेषण है वो एक इतिहासकार कैसे करता है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम बताओ? तो बच्चों हम लिखेंगे इतिहासकार किसी भी ग्रंथ को केवल कहानी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में देखता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी इतिहासकार जो है किसी भी ग्रंथ को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखता। जैसे अभी हम लोग क्या है जिन भी की किताबों को, चाहे इतिहास हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, ये बस एग्ज़ाम पास करने के लिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यार अपना अंदर से तो कोई मन नहीं आ रहा होता है पढ़ने की, लेकिन क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स पास करनी है, पढ़नी नहीं पड़ती इसकी वजह से। आप ये कोर्स यदि वीडियो अभी ढूंढ करके सर्च करके लिख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, दिख भी रहे होंगे, तो बस इसी कारण से, क्योंकि आपको बस एग्ज़ाम पास करनी है। क्या बच्चे पास करनी है? फिर से बोल दो एक बार हमें, क्या पास करनी है? तो एग्ज़ाम्स पास करनी है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो, तो ठीक उसी प्रकार से इतिहासकार ऐसा नहीं करता है। इतिहास को कहानी के माध्यम से नहीं, कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत के रूप में दिख रहा होता है। चलिए इसके आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे है, इतिहासकार सबसे पहले ग्रंथ की भाषा का अध्ययन करते हैं, जैसे क्या वो संस्कृत भाषा में है, पाली भाषा में है, प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में। तो बच्चों आपको आपको एक पल के लिए इतिहासकार बन जाना। आप ये मत सोचना कि क्लास 12 के विद्यार्थी हो, आप सोचो कि आप एक इतिहासकार हो, और इतिहासकार हो तो आप क्या किसी भी एक स्रोत को देखते ही पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आएगी? तो सबसे पहले देखोगे कि कौन सी भाषा में लिखी हुई, ये सोचोगे। भाषा पुरानी होगी, चूँकि अब इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं, तो जो उस वक्त की भाषा है, पुरानी जो भाषाएँ यही होंगी। कौन सी भाषा? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर तमिल होगा। आप ये भी देखोगे, मतलब जो इतिहासकार है वो ये भी देखते हैं ग्रंथ किस प्रकार का है। ये ग्रंथ जो है मंत्र लिखी हुई है, कथा के रूप में है, धार्मिक ग्रंथ है या लोक कथा है, ठीक है ना? तो उनकी सबसे पहले कह सकते हो, पहला आप भाषा देखते हो, है ना? पहले आप क्या देखते हो बच्चों? भाषा, इतिहासकार भाषा देता है, फिर प्रकृति देखता है। ये जो ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं उसकी प्रकृति क्या है। फिर इसके बाद लेखक की पृष्ठभूमि, उसका दृष्टिकोण, उसका लक्षित पाठक जो है वो कौन है, यानी कि अब जो है वो लेखक जिसने इसको लिखा है वो कौन है, और उसका उसका बेसिकली मानसिकता कैसी है, मानसिकता क्या है, उसके द्वारा किताब लिखने का उद्देश्य क्या है ना, वो ये समझने का प्रयास करता है। ठीक है, चलो अगला है ग्रंथ की रचना तिथि और रचना स्थान का जो निर्धारण इसके बाद की जाती है। तो देखो अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रचना तिथि, कि आखिर जो है इस ग्रंथ को कब लिखा गया और इसका स्थान क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। फिर है नेक्स्ट की 1919 में वी.एस. सुकथांकर। तो ये बच्चों एक नाम याद रखनी, चूँकि आपके एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन इतिहासकार नहीं है। तो इनमें से कौन इतिहासकार नहीं है, तो उसमें इतिहासकार के नाम आ सकते हैं। तो आपको ये वी.एस. सुकथांकर सुकथांकर है ना, वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का कार्य शुरू हुआ था। तो को ध्यान देने की, जो महाभारत है वो पहले छिद्रा हुआ था, कुछ कुछ हिस्से कहीं कहीं पे थे, उन सबको असेंबल करके कहानी बनाई गई, अनेक उसको असेंबल करके महाभारत का रूप दिया गया। कब? तो 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के विभिन्न भागों से प्राप्त पांडुलिपियों की तुलना की गई, जिससे क्षेत्रीय
भिन्नताएं सामने आई। तो यहाँ पे जो है महाभारत जो है देश के अलग अलग इलाकों में जो पांडुलिपियाँ थी बिछड़ गया था, वो बेसिकली जहाँ तहाँ हो गया, तो उन पांडुलिपियों को जोड़ा गया। फटे पुराने थे उनको कह सकते हो असेंबल करी गई, उनसे जो जुड़ी हुई तथ्य थे उनको निकाला गया, खोजा गया, फिर उनकी जो भिन्नताएं हैं वो सामने आती है, क्षेत्रीय भिन्नताएं। कंक्लूजन में बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप एक चीज़ आप ध्यान देना, चूँकि आप ये 8 मार्क्स के प्रश्न हैं। कितने मार्क्स के प्रश्न है बच्चों? ये 8 मार्क्स के प्रश्न हैं, ये 8 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो आपको क्या करनी है कि कंक्लूजन भी लिखा करें। स्टार्टिंग में कुछ बातें लिखना, फिर उसको पॉइंट में लिखना, फिर जाकर कंक्लूजन देना, ताकि आपके 8 मार्क्स बन सके। पहले 1 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स, है ना। पहले 1 मार्क्स इंट्रो मिलेगा, फिर 6 नंबर जो आप पॉइंट डालोगे उसके बदले मिलेगा, और फिर से 1 नंबर मिल जाएगा आपको किसके लिए? तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको कंक्लूजन के लिए। तो कंक्लूजन में लिखना है कि ग्रंथों का जो विश्लेषण है वो इतिहासकारों की को समाज की संरचना, ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझने में सहायता करता है। यानी जो एक इतिहासकार होता है, ये जो एक इतिहासकार होता है, ये इतिहासकार को क्या फ़ायदा है? तो ये इतिहास जो है कार जो है हमारे समाज का पुराना सिस्टम क्या था, उसमें क्या परिवर्तन अभी के समय में आ गया है, ये पढ़ने में, समझने में, अंदाज़ा लगाने में उसे मदद करता है। भविष्य में क्या परिवर्तन आएगा या अभी के जैसा ही समाज हमारा रहेगा, ये भी समझने में इतिहासकार को मदद मिलती है। चलिए, तो अब हमारा लास्ट प्रश्न है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। बताना है गांधी जी मातृभाषा को राष्ट्रीय आंदोलन में क्यों महत्वपूर्ण मानते थे। तो बच्चों चलिए इस प्रश्न का उत्तर बिना देरी किए करते हैं। तो उत्तर में लिखना है आपको कि महात्मा गांधी का मानना था कि कोई भी जन आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब जनता उसके उद्देश्य को पूरी तरह समझे। यानी कि देखो, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? आंदोलन कर रहे हैं, है ना। तो आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन का उद्देश्य क्या है, जब ये जानेंगे तभी तो हम लोग सही से सफल ढंग से आंदोलन कर पाएंगे। कहने का मतलब है हम और आप अभी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, सॉरी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो। तो बताओ हमें, यदि हम दोनों को उद्देश्य पता है, उद्देश्य क्या पता है कि हमें एग्ज़ाम पास करनी, हमारा जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई का आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ फरवरी में होने वाला है, तो फरवरी 2026 में होने वाली है, तो उससे पहले सभी चीज़ की रिवीजन करनी है, हमारा उद्देश्य फिक्स है, इसलिए तो हम दोनों काम कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग आंदोलन करेंगे, गांधी जी करेंगे, तो वो चाहते हैं कि सफल होने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उद्देश्य पता होना होगा, जनता को उद्देश्य पता होना होगा। तो जनता को उद्देश्य कैसे पता चलेगा? जब गांधी जी गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन का जो उद्देश्य है क्या है, जो बच्चों जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो लोगों तक पहुंचाएंगे उसके लिए एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर एक लोगों को समझ में आए। अरे बच्चों समझो ना, कहने का मतलब है यदि मैं आपको भी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो आपको हिंदी में समझ में आ रही है, लेकिन यही जो चीज़ें हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में तो मिल जाती है ना, सीबीएसई के बहुत सारे। तो यदि इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं और जो बच्चे हैं वो इंग्लिश को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या काम का एक्सप्लेनेशन? कोई काम का होगा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से गांधी जी के लिए उद्देश्य जो है लोगों को पता चले, इसीलिए जो है आंदोलन को मातृभाषा में करने की आवश्यकता होती है, और उसको जो जोड़ देते हैं। गांधी जी का विश्वास था कि मातृभाषा जो है जनता को जोड़ने का कार्य करता है और सामाजिक विभाजन को कम करता है। अंग्रेजी को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता को तोड़ने के लिए मातृभाषा का प्रयोग आवश्यक है। चूँकि अंग्रेज जो है अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे थे, वो चाहते थे, क्या चाहते थे कि हम भारत के जो लोग हैं देखने में तो भारतीय हों, देखने में भारतीय हों, लेकिन सोचने में और उनका जो दिमाग है बिल्कुल अंग्रेज की तरह कार्य करे, ऐसा वो सोच रहा था। ठीक ना। आगे है, असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्ग, किसान, मजदूर और छात्र ने अपने अपने ढंग से भाग लिया। मातृभाषा में संदेश देने से आंदोलन का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हुआ, जन भागीदारी बढ़ी, यानी कि अधिकतम लोगों ने, समाज के हर एक वर्ग ने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया, और इससे राष्ट्रीय एकता हुई, राष्ट्रवाद की भावना जो है वो लोगों में बढ़ी। तो कहने का मतलब है मातृभाषा में यदि आप जो है आंदोलन करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ पाते हैं और लोगों तक उद्देश्य जो है वो पहुंच पाता है और आंदोलन सफल होता है। चलिए आगे हमारा है, इसी क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन अटैच है, और करके देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का जो एक और क्वेश्चन बी में है, जो कि एग्जाम में और करके आएगा, तो कहीं आप ए वाला ना लिख पाओ तो बी लिख लेना, बी नहीं आए तो ए लिख लेना, इसलिए मैं दोनों प्रश्न जो है उसके उत्तर जो आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है बी का 30 का बी का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिए गए गांधी जी के भाषण का महत्व बताओ।
है ना। आपको पता है कि गांधी जी जब भारत लौटते हैं उसके बाद वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पहली बार स्पीच देते हैं। तो उस स्पीच का महत्व क्या है? तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से लिख सकते हो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिया गया गांधी जी का जो भाषण है वो सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है कि गांधी जी का जो सोच है समाज के प्रति वो उजागर होती है। वीडियो पहली बार में कोई वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ जो 1 घंटे से ज़्यादा हो गई है, ठीक ना। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग जो सेक्शन डी और ई है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चूँकि वो भी यदि मैं इसमें इंक्लूड करूँ तो वीडियो पूरे 2 घंटे की हो जाएगी। फिर वीडियो बन तो जाएगी आसानी से, लेकिन जब इसे बारी आएगा अपलोड करने और रेंडर करने की तो इतनी लंबी हो जाएगी कि ना मेरे पास नेट होगा ना ही ऐसा सिस्टम। इसीलिए इसके आंसर जो है फटाक से पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने भारतीय अभिजात वर्ग की आलोचना की। एक चीज़ ध्यान देना, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये अभिजात वर्ग कौन है? तो अभिजात वर्ग मतलब अमीर वर्ग, है ना। तो भारत के जो अमीर वर्ग थे वही पार्टी में पहले थे और वही जो है आज़ादी के बारे में बातें करते थे। अंग्रेज़ों से लड़ने का काम, अंग्रेज़ों के लिए किया जो विरोध है वो ये अमीर वर्ग ही क्या करता था। तो भारत में गांधी जी ने क्या करा, इन लोगों का पहले आलोचना किया और कहा कि गरीबों की उपेक्षा चिंता व्यक्त करती है। गरीबों की जो है उपेक्षा कहने का मतलब उन्हें शामिल न करना, ये चिंता व्यक्त करती है। कहा कि भारत का जो भविष्य है वो किसानों और श्रमिकों पर निर्भर करता है। तो हम लोग 4 जन मिल कर के बैठक करेंगे और अंग्रेज़ों को भगाने के बारे में बात करेंगे तो ये संभव नहीं है। उनकी सादगी, धोती, चरखा जैसे जो प्रतीक ने जनता को उनसे जोड़ा। जनता को पहली बार लगा कि कोई नेता एक ऐसा आया है जो बिल्कुल जनता की तरह है, लोगों की तरह है। तो लोग जो है काफ़ी मात्रा में गांधी जी से जो है वो प्रभावित होते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ो। अगला है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन में जो उनका नेतृत्व है, कहाँ कहाँ, चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन में जो उनका नेतृत्व है, उन आंदोलन के नेतृत्व से गरीबों को सहानुभूति लगा। उन्हें लगा कि यार हमारे लिए कोई है जो आवाज़ें उठाती है और सच में हमारे साथ रह कर के हमारे लिए लड़ता है। तो इन आंदोलन ने गांधी जी को जो है एक जननेता के रूप में बदल दिया। तो कहने का मतलब आपको ध्यान देनी है, गांधी जी भारत आते हैं तो एक बड़ा जो नेता है उन्हें कौन बनाता है? तो ये आंदोलन, पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा जो खेड़ा आंदोलन है ना, इनके माध्यम से गांधी जी जो है क्या बन जाते हैं बच्चों? वो बन जाते हैं जन नेता मतलब देश की जनता के नेता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो गांधी जी की जनपक्षधर राजनीति का सशक्त उदाहरण है। ठीक है, आपको फुल मार्क्स चाहिए ना बच्चों? तो फुल मार्क्स लेने की जो टिप्स हैं, क्या, पहले आप जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में बेसिक जानकारी जो आपको वो लिखो, फिर वही जानकारी को या थोड़ा ऐड करके पहले 6 पॉइंट्स में लिख दो, फिर लास्ट में 1 लाइन 2 लाइन का कंक्लूजन लिख लेना। यदि आप ऐसा करते हो तो टोटल आपको जो 8 मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टिप्स था, किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे बचे हुए, 31 से लेकर के आगे जो 34 है यहाँ तक के प्रश्न मेरे पास है। लेकिन मैं वीडियो कहीं पे एंड करता हूँ, मीन्स सॉल्यूशन जो है यहीं तक दे रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी की जो भी चीज़ें हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक ना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और बच्चों दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।